नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज़ मीडिया टुडे के विधिक जागरूकता कार्यक्रम में हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 एक विशेषज्ञ के बारे में अपना विवरण करती है कि कौन व्यक्ति विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकता है। दोस्तों, साक्ष्य कानून का एक सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक गवाह तथ्य का साक्षी होता है, राय का नहीं। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो किसी न्यायालय के समक्ष गवाह के रूप में पेश होता है, वह न्यायालय को केवल उन तथ्यों के बारे में बताने का हकदार होता है जिन तथ्यों के बारे में उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान है, ना कि ये बताने का कि उन तथ्यों के बारे में उसकी राय क्या है। यदि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करें तो इसके अंतर्गत भी सामान्य नियम यह है कि एक गवाह को यह अनुमति अवश्य दी गई है कि वह या तो किसी मुद्दे से संबंधित सुसंगत तथ्य अर्थात रिलीवेंट फैक्ट या विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू के बारे में बता सकता है, लेकिन उस तथ्य से जुड़ी उसकी राय क्या है इस विषय पर अदालत ध्यान नहीं देती है। ना ही साधारणतः इस बारे में गवाह को बोलने की अनुमति होती है। गौरतलब है कि साक्ष्य अधिनियम यह सिद्धांत आपराधिक और सिविल दोनों मामलों में लागू होता है। साक्ष्य अधिनियम का यह सिद्धांत नोट करें आप कि साक्ष्य अधिनियम का यह सिद्धांत सिविल और फौजदारी दोनों मामलों में लागू होता है। किसी मामले में एक न्यायाधीश के अलावा जिसके द्वारा उस मामले में अंतिम निर्णय सुनाया जाना है, किसी भी व्यक्ति को राय एक नियम के रूप में उस मामले के निर्णय के लिए अप्रासंगिक माना गया है। हालांकि इस सिद्धांत के अपवाद भी हैं। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में गवाही देने के लिए न्यायालय में बुलाया जाता है तो अदालत में उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल तथ्यों को बताए और अपनी राय न दे। मामले में एक राय बनाना अदालत का काम है। इसके अलावा अगर एक किसी व्यक्ति को अपनी गवाही देने के लिए कहा जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति उस मामले से संबंधित होना चाहिए, ना कि कोई तीसरा पक्षकार होना चाहिए। दोस्तों, हालांकि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां कोई राय बनाने में किसी निर्णय में पहुंचने के लिए अदालत खुद को असमर्थ पाती है। ये वे मामले होते हैं जहां अदालत या न्यायाधीश को किसी विषय पर राय बनाने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान कौशल की आवश्यकता महसूस होती है, जो कि जाहिर है उस मामले में अदालत के पास मौजूद नहीं होता। अब देखिए, अब इसको बात को अपन एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। आप मान लीजिए कि किसी मामले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब एक न्यायाधीश द्वारा यह स्वतंत्र रूप से तय नहीं किया जा सकता कि आखिर उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या था। ऐसे मामले में अदालत को किसी विशेषज्ञ की राय का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसी आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि क्योंकि ऐसे मामलों में किसी विशेषज्ञ के विशिष्ट अनुभव, ज्ञान, कौशल और रिसर्च की आवश्यकता होगी, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या था। जाहिर है एक डॉक्टर या ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एक्सपर्ट यह बेहतर तरीके से बता सकता है कि आखिर किसी व्यक्ति का मृत्यु का कारण क्या है, और इसलिए अदालत द्वारा ऐसे व्यक्ति की मदद ली जाती है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को सुसंगत माना जा सकता है। विशेषज्ञों की राय अर्थात ओपिनियन विदेशी विधि की, विज्ञान की, कला की, किसी हस्तलेख की पहचान या उंगली चिन्हों के क्षेत्र में विशेष कुशलता रखते हों, वो एडमिसेबल होती है न्यायालय में। क्या होता है कि जब किसी डॉक्यूमेंट के बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के विषय विशेषज्ञ के बारे में न्यायालय अपनी ओपिनियन नहीं बना सकती, तो एक सेकंड ओपिनियन के तौर पर न्यायालय किसी एक्सपर्ट की राय ले लेती है। मान लीजिए किसी ने किसी के फर्जी सिग्नेचर करके कोई फर्जी दस्तावेज क्रिएट कर लिया। अब वादी जो है न्यायालय में गया और वादी कहता है कि जो दस्तावेज बनाए गए हैं उस पर जो उसके हस्ताक्षर होना बताए गए हैं
वो फर्जी व कूटरचित है। तो क्या होता है, प्रोसीजर ये है कि अगर फौजदारी मामला दर्ज हुआ है तो परिवादी जो है अपने एडमिसिबल डॉक्यूमेंट, अपने स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट जो कि हस्ताक्षर होते हैं या हैंड राइटिंग होती है, वो आईओ को प्रोवाइड कराता है। आईओ डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट और एडमिसिबल डॉक्यूमेंट जिसमें पूर्व का कोई उसका हस्ताक्षर होता है जो किसी सरकारी कार्यालय, बैंक आदि में दिया हुआ होता है, उसको संबंधित विभाग से प्राप्त करता है। और 3 स्पीड में, स्लो, मीडियम और फास्ट, 3 स्पीड में परिवादी के हस्ताक्षर लेकर और एफएसएल के अंदर संबंधित एफएसएल में जांच के लिए भेज देता है। वहाँ एफएसएल एक्सपर्ट जो है उन जो उसके डॉक्यूमेंट उसको दिए गए हैं उनसे मिलान करता है और अपनी ओपिनियन देता है। तो ये जो ओपिनियन आती है ये सीआरपीसी की धारा 293 के तहत एडमिसेबल ही है। जो ओपिनियन आती है, ओपिनियन दी जाती है एफएसएल में, वो ना साक्ष्य के तौर पे एडमिसेबल होती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को सुसंगत माना जाता है जो किसी क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखते हैं। अपना वो अनुभव के आधार पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, या उन्होंने कोई विशेष कोर्स किया हो या बहुत लंबे समय तक वो उस विषय से संबंधित कार्य करते रहे हों। विशेषज्ञों की राय धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के तहत आती है जब न्यायालय को किसी विदेशी विधि या विज्ञान के किसी बिंदु पर या कला के बारे में या किसी हस्तलेख या उंगली चिन्ह के प्रामाणिक होने के बारे में, मतलब वो फर्जी तो नहीं है, असली है या फॉर्ज किया हुआ है, इसके विषय में अपनी राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान, कला या हस्तलेख या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या थंब इम्प्रेशन, उंगली चिन्हों की अन्यता के विषय में जो व्यक्ति कुशलता रखते हैं उनकी राय को सुसंगत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। गौरतलब है कि उपयुक्त क्षेत्रों में जो मैंने अभी पहले वर्णन किए हैं, विशेषज्ञता रखने वाले किसी व्यक्ति की राय को विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार ये विषय हैं कानून, विज्ञान, कला, हस्तलेख और उंगली चिन्हों की विषय में अपनी राय के विषय में। सेक्शन 45A साक्ष्य अधिनियम धारा 45 के जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय को सुसंगत मानता है और ऐसे परीक्षक को एक्सपर्ट या विशेषज्ञ का दर्जा देता है। धारा 45 के क्या कहती है? जब न्यायालय को किसी कार्रवाई में किसी कंप्यूटर साधन, किसी सूचना से संबंधित या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय रूप में पारिषित या भंडारित किसी विषय पर कोई राय बनानी हो, तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79K में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा उस विषय पर विशेष अध्ययन किया गया होगा या विशेष अनुभव प्राप्त किया होगा। इस प्रकार एक विशेषज्ञ गवाह की गवाही स्वीकार करने से पहले विशेषज्ञ के रूप में उसकी योग्यता को दर्शाया जाना चाहिए। और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है आपके विरोधी पक्ष के जो वकील साहब होते हैं वो उस विशेषज्ञ से ये सवाल भी करते हैं कि भाई आपका जो है इस विषय में क्या एजुकेशन है और आपने कितने साल इस विषय पर अपना अनुभव प्राप्त किया है। अगर वो ये सिद्ध कर देता है कि उसने कोई एजुकेशन नहीं है, ना ही उसके पास लंबा अनुभव है, तो उस विशेषज्ञ की राय न्यायालय के समक्ष सस्पिशियस हो जाती है। ये ऐसा जो है अपने डिफेंडेंट एडवोकेट सिद्ध करना चाहते हैं। अब आपको बताएंगे कि विशेषज्ञ का कार्य और कर्तव्य, जैसा कि अपन ने अभी जो डिस्कस किया उसमें गवाह जो है वो अपनी ओपिनियन रखता है एक सलाहकार के रूप में। विशेषज्ञ गवाह का प्रमुख कर्तव्य किसी मामले में निष्कर्ष की सटीकता का परीक्षण करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक मापदंड के साथ न्यायाधीश की मदद निर्णय हेतु करने के लिए होता है, ताकि उस मामले में साक्ष्य द्वारा साबित किए गए तथ्यों को इस मापदंड के अनुसार न्यायाधीश को अपना स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद मिले।
अब एक केस और अपन डिस्कस करते हैं। मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य ऑल इंडिया रिपोर्ट 2013 का है ये मामला। इस मामले में गवाह की विश्वसनीयता को उसके निष्कर्षों के समर्थन में बताए गए कारणों और आंकड़ों और सामग्रियों पर निर्भर करने से संबंधित मामला था, जो कि उस एक्सपर्ट को राय के पहुंचने में जो उसने निष्कर्ष दिया, राय जो दी, उस पर किस दस्तावेजों या किन आधारों पर वो राय दी, उससे रिलेटेड होता है। एक विशेषज्ञ को न्यायाधीश या जूरी के रूप में कार्य नहीं करना होता है किसी प्रकार। अब एक मामला और था, अल्फ्रेड बनाम जोन्स। इस मामले में विशेषज्ञ को बताया गया कि विशेषज्ञ का जो वास्तविक कार्य है वह उन सभी सामग्रियों को अदालत के समक्ष रखने का है, साथ में उन कारणों को भी रखने का है जिसके जरिए विशेषज्ञ किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, ताकि अदालत, जो कि एक विशेषज्ञ नहीं है, उन सामग्रियों के अवलोकन के द्वारा मामले में स्वतंत्र और प्रभावी निर्णय ले सके। तो दोस्तों, इस ब्रीफ लेक्चर के अंदर हमने ये बताने का प्रयास किया है कि विशेषज्ञ की राय न्यायालय में कब एडमिसेबल है और कब नहीं। देखिए, आजकल फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाना, फर्जी कार्यकर्ता करना, धोखाधड़ी करना, कई तरह के अपराध किए जा रहे हैं। लोग बाग विश्वास में लेकर या किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षरों की अथवा थंब इम्प्रेशन की अथवा अन्य प्रकार से फॉर्जरी करते हैं, और फॉर्जरी करने के मामले में भी विशेषज्ञों की राय रिलीवेंट होती है। तो एक सामान्य नागरिक के तौर पे या विधि के जानकार के तौर पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना आवश्यक है कि विशेषज्ञ के लिए कोई कानून के अंदर धारा 45 एविडेंस एक्ट के अंदर यह आवश्यक नहीं माना गया है कि वो क्वालिफिकेशन रखता हो, मतलब उसने उस विषय के अंदर अध्ययन किया हो। अगर क्वालिफिकेशन उसके पास है तो सोने पे सुहागा है, बट अगर वो लंबे समय से 5 साल 10 साल 15 साल तक एक काम कर रहा है और उस काम को करने के आधार पर उसको अनुभव है, तो न्यायालय के समक्ष वो अपनी अगर कोई ओपिनियन एक पर्टिकुलर विषय जो कि धारा 45 की एविडेंस एक्ट के अंतर्गत वर्णित है उन पर अपनी रखता है, तो न्यायालय के उसकी राय को एडमिसेबल माना जाएगा। तो दोस्तों, इस ब्रीफ लेक्चर के अंदर आज इतना ही। आगे हम अन्य विषयों पर, अन्य सब्जेक्ट पर जो है आपकी ज्ञानवर्धन के लिए सामान्य, मतलब इसमें कोई एक्सपर्टाइजेशन वाला बात नहीं कर रहे, ये एक सामान्य दर्शकों के लिए, सामान्य जानकारों के लिए ये बात जानना जरूरी है कि अगर अपन किसी लिटिगेशन में फंस जाएं और साक्ष्य जो है, साक्ष्य के बारे में, साक्ष्य दिए जाने के बारे में या किसी दस्तावेज के बारे में कोई डिस्प्यूट हो, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, एडमिसेबिलिटी के बारे में, और जो ओपिनियन दी गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, उस एक्सपर्ट की ओपिनियन को न्यायालय में स्वीकार करने के विषय में जो प्रोसीजर है लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि एविडेंस एक्ट की धारा 45 और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में धारा 45A के विषय में वर्णित है, तो इन दोनों का एक सामान्य ज्ञान हमारा होना चाहिए, और ये सामान्य ज्ञान हमारे को न्यायालय में केस के निर्णय के लिए न्यायाधीश को भी मदद करता है और इसके आधार पर हमें न्याय भी मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।